गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने संसद के कुछ क्लासेस की पिछले कुछ वीडियोज में। पहले हमने संसद का पहला भाग राष्ट्रपति पढ़ा, फिर दूसरा भाग पढ़ा लोकसभा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की संसद में एक ऐसा सदन भी है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता? मतलब मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का है, लोकसभा 5 वर्षों पे भी घटित हो जाती है, भंग हो जाती है। लेकिन एक ऐसा भी है जिसको भंग ही नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे सर भंग ही नहीं किया जा सकता है, क्या मतलब है? क्या मतलब एक बार जो बन गए वो जीवन भर उसी में रहेंगे? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज के क्लास में मिलेगा। देखिए यहाँ जो है ना वो चुनाव सीधे जनता नहीं करती। जैसे हमने लोकसभा में देखा कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यहाँ जनता चुनाव नहीं करती। यहाँ हर सदस्य का कार्यकाल निश्चित होते हुए भी सदन कभी खत्म नहीं होता। ये भी एक चीज़ है कि सर सदस्यों का कार्यकाल निश्चित है तब क्यों सदन खत्म नहीं होता, ये भी हम देखेंगे इसमें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ परिस्थितियों में राज्यसभा ऐसा काम कर देती है जो लोकसभा के वश का भी नहीं है, जो लोकसभा नहीं कर सकती। वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सवाल आता हुआ कि आखिर बनाया क्यों गया था राज्यसभा को? क्या सिर्फ दूसरा सदन है या भारतीय लोकतंत्र में इसकी कोई ऐसी भूमिका है जिसे समझे बिना हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम की समझ अधूरी है, समझ कम है, थोड़ी है? आज की इस क्लास में हम राज्यसभा को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे उसकी कंपोजिशन, इलेक्शंस, पावर्स, स्पेशल पावर्स और लोकसभा से उसके रियल डिफरेंसेस क्या क्या हैं। और हाँ, अंत में एक ऐसा सवाल भी आएगा जो यूपीएससी और पीसीएस दोनों बार बार घूम कर पूछता है। तो चलिए भारत आज शुरू करते हैं भारत के संसद के उस सदन की कहानी जो कभी भंग नहीं होता। लोकसभा को जैसे हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, लेकिन राज्यसभा को समझने के लिए एक बात याद रखिए कि यह सिर्फ दूसरा सदन नहीं है, बल्कि ये इस देश के सभी राज्यों की आवाज़ है। अब आपको लगेगा ये आवाज़ कैसे है, क्या है, तो हम आगे देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं थोड़ा राज्यसभा टॉपिक क्या क्या है, कैसे है, उसको हम विस्तार से देखते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आर्टिकल 80 में इसके बारे में हमें जानने को मिलता है। कौन सा? आर्टिकल 80। ये भारतीय संघवाद का प्रतीक है, उच्च व स्थायी सदन है। इसकी पहले इंट्रोडक्शन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 80 याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। सर्वप्रथम इसकी गठन कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को। कब? 3 अप्रैल 1952। प्रथम बैठक 13 मई 1952। कब? 13 मई 1952। गठन 3 अप्रैल को और प्रथम बैठक 13 मई को। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हिंदी में राज्यसभा कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब इसका नाम क्या हो गया? राज्यसभा। यह संसद का द्वितीय सदन है, उच्च सदन है तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला अस्थाई सदन है। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या है? एक अस्थाई सदन है। कैसे है कैसे नहीं है हम आगे देखेंगे, बिल्कुल आप अधीर ना होइए। तो देख लेते हैं कि संरचना क्या है। तो देखिए राज्यों के प्रतिनिधि अधिकतम संख्या कितनी है? 238 यूटी के साथ में। वर्तमान संख्या कितना है? 225। यूटी की कितनी है? 8। इनका चयन कैसे होता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके द्वारा इनका चयन होता है। केंद्र शासित प्रदेश में भी टोटल 8 हैं, जिसमें 3 दिल्ली से सीट्स हैं, 1 पुडुचेरी की है और जम्मू एंड कश्मीर से 4 है। 4 3 7 1 8। 12 ऐसे लोग हैं जिनको मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। किस किस क्षेत्र में? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मनोनीत किया जाता है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। अब आप हमसे मत बोलिएगा सर सचिन तेंदुलकर कैसे आए हैं, वो जो लाए हैं हमसे पूछिएगा, हम नहीं जानते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 250 ऐसे टोटल होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में संख्या कितनी है? 245। ठीक है, तो ये हो गया। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन से अनुसूची में है? तो 4th अनुसूची में, आपको पता होगा। हमारे पास अभी टोटल कितने सदस्य हैं? 245। 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं
225 वहाँ से हैं राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जोड़ने पे आ जाएगा 245। अब देखते हैं इनकी निर्वाचन योग्यता और कार्यकाल। भाई निर्वाचन किसी तरह तो होता होगा, मैंने आपको बताया कि एमएलए करते हैं, तो कैसे करते हैं? तो राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भाग लेते हैं इसमें। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। आपको लगेगा सर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मैंने कहीं तो पढ़ा था। तो जी हाँ, ये हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी के तहत होता है। मैंने आपको राष्ट्रपति में विस्तार से बताया था, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि बताने की जरूरत है, यू विल हैंडल। तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। योग्यताएं क्या है वो आर्टिकल 84 में बताई गई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा में भी यही था, न्यूनतम 30 वर्ष का हो। लोकसभा में नहीं था, लोकसभा में न्यूनतम 25 वर्ष का था, ठीक है। इसमें कितना है, 30 वर्ष का। और 2003 में एक संशोधन द्वारा यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई कि प्रत्याशी उसी राज्य का निवासी जहां से, देखो पहले क्या होता था कि अगर आपको राज्यसभा से चुनाव लड़ना है तो आप उसी सीट से लड़ सकते हैं जहां के आप निवासी हो। जैसे अगर आप यूपी से हो तो बस यूपी में ही राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 2003 में ये चीज़ें समाप्त कर दी गई। अब क्या होता है कि आप देश के किसी भी कोने से राज्यसभा के लिए चयनित हो सकते हैं, भले आपका निवास कहीं का हो, लेकिन आप किसी भी सीट से राज्यसभा में आ सकते हैं, किसी भी स्टेट से आ सकते हैं। एक कब हुआ है, 2003 में किया गया है। उसके पहले क्या था कि जिस स्टेट से आप आए आप केवल उसी स्टेट से आ सकते हैं, जबकि लोकसभा में शुरू से ऐसा कुछ नहीं था। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होता। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। 1952 में इसकी स्थापना हुई, तो इसका हुआ कि राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 सालों का है। मतलब जो 1952 में इलेक्ट हुए वो 1958 में रिटायर हो जाएंगे। तो आपको लगेगा सर 6 साल में तो सारे रिटायर हो जाएंगे, तो भंग ही हो गया, सब तो नए आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या कि जैसे मान लीजिए कि अगर 30 सदस्य हों, मैं पूरे का नहीं ले जाऊँगा क्योंकि फिर आपको वो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। ऐसा मान लीजिए कि 30 सदस्य हैं, तो होता क्या है कि स्टार्ट में जब 1952 में चुना गया तो 2 साल बाद 30 में से 10 सदस्यों को रिटायर करवा दिया गया। बोलेंगे सर ये तो नाइंसाफ़ी हुई, 2 साल में रिटायर हो गए। तो शुरू के 2 टर्म ऐसे किए गए थे। उसके लिए लॉटरी सिस्टम किया गया था, लॉटरी में जिनके नाम निकले उनको रिटायर किया गया। तो 52 में 10 लोग रिटायर हुए, फिर 54 में 10 लोग रिटायर हुए, इनकी जगह 10-10 आते रहे। 30 हमेशा रहे, जानिए 10 गए 10 आए। 54 में रिटायर हुए, फिर 56 में 10 रिटायर हुए, फिर 10 आए। तो ऐसे हर 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। 1/3 हिस्सा हर 2 वर्षों पे रिटायर होता है, उनकी जगह दूसरे आते हैं। इस तरीके से 6 साल एक का कार्यकाल होता है, 6 साल वो रहे, 6 साल पे वो रिटायर हुए, तो जो रिटायर है उनकी जगह आए वो अगले 6 साल के लिए रहेंगे। लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो जिनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, अभी 4 साल बचा हुआ है, इन्हीं का 2 साल बचा हुआ है। तो हर 6 साल पे हर 2 साल पे 1/3 रिटायर होते हैं। और पूर्णतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यही मैं आपको बताया था, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, क्योंकि इसमें हमेशा सदस्य होते ही हैं, पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होते हैं। 2/3 हमेशा रहते हैं, 1/3 आते हैं, उनकी जगह फिर से 1/3 आ जाते हैं। अब इसके अधिकारी देख लेते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जो कि उस सदन के सदस्य नहीं है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो पदेन उपराष्ट्रपति होता है। भारत के जो पदेन उपराष्ट्रपति हैं, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। मतलब जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा सदन है जिसके जो सभापति हैं वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो वो है राज्यसभा, ठीक है। सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें तो सामान्यतः मतदान का अधिकार नहीं है, क्योंकि भाई आप मेंबर नहीं हो तो आप वोटिंग थोड़े करोगे। तो इनके पास वो कास्टिंग वोट का पावर है, लेकिन नॉर्मली ये मतदान नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। मत बराबर होने की स्थिति में वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, ठीक है, कास्टिंग वोट दे सकते हैं। ऐसे नॉर्मली ये मतदान नहीं करते हैं क्योंकि इसके ये मेंबर नहीं है। अब देखते हैं डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति, आर्टिकल 89(2), वो 89 है क्या 89(2) है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपसभापति चुनती है। जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा सदस्य होते हैं, सभापति राज्यसभा सदस्य नहीं होते हैं। सभापति का पद रिक्त होने
या अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करते हैं। उपसभापति सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और अपना त्याग पत्र राज्य सभापति को सौंपते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। उपसभापति जो है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हैं क्योंकि वो सभा के मेंबर हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो सभा के मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि उपसभापति सभा के मेंबर राज्यसभा के मेंबर होते हैं और सभापति राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इसकी कुछ अनन्य और विशेष शक्तियाँ हैं, वो देख लेते हैं। यूपीपीएससी ने बहुत बार पूछ रखा है, इसलिए मैंने इसको लेके आया हूँ कि इसको भी कर ही लेते हैं। आर्टिकल 249। अब देखिए आर्टिकल 249 क्या कहता है कि देखिए जैसे होता क्या है कि आपको मैंने बताया था कि 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में हमने देखा था कि 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और ये कंकरेंट लिस्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बनाते हैं, राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। राज्य सूची पे केवल राज्य वो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। केंद्र सूची पे यानी संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार बनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य सूची पे भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था 7वीं अनुसूची की, जब मैं राज्यसभा पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशंस कब आते हैं। तो ये आर्टिकल 249 उसी की बात कर रहा है। इसमें होता क्या है कि देखिए यदि राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने लोग कुल सदस्य नहीं है, जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष तक के लिए कानून बना सकती है। अगले 1 वर्ष तक का इनको पावर मिल जाता है। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव बनाए तो अगले 1 वर्ष के लिए राज्य सूची पे, संबंधित राज्य सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर आर्टिकल 312 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। कौन कौन से हैं? IAS, IPS, IFS, यूपीएससी के टॉप पोस्ट जो हैं। तो इनकी जो सृजन की शक्ति है वो केवल राज्यसभा के पास है। इसमें भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन केवल और केवल राज्यसभा कर सकता है। इसमें लोकसभा की कोई शक्ति नहीं है। आर्टिकल 352, 356 और 360, ये तीनों आर्टिकल याद आ रहे हैं आपको? ये तीनों आर्टिकल हैं इमरजेंसी के। ठीक है, किसके? इमरजेंसी के। इसमें बोलता है कि यदि लोकसभा भंग हो तो आपातकाल की उद्घोषणा को केवल राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। कभी आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ी और उस समय पता चला कि लोकसभा भंग है, तो ये राज्यसभा के पास शक्ति है कि वो आपातकाल लगा सकती है और बिना इसके अनुमोदन के आप आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। ये संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। अब आता है धन विधेयक। मैंने आपको साधारण विधेयक और धन विधेयक बताया था। तो धन विधेयक में मैंने आपको ये बताया था लोकसभा में कि धन विधेयक जो वो केवल लोकसभा में पेश होती है और राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। क्या कर सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है या फिर पास कर सकती है। ये ना तो इसमें संशोधन कर सकती है और ना ही इसको अस्वीकृत कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अनन्य अधिकार है इसके। मेन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, मेन राज्य जिनमें सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है। यूपी 31 सबसे अधिक है। कितना? 31 सबसे अधिक। महाराष्ट्र के पास 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र के पास 19। ये भी सेकंड नंबर पे है, क्योंकि देखिए बात पूरी वही है कि जनसंख्या, तो जनसंख्या से ही लोकसभा है, तो लोकसभा की सीट्स अगर इनकी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इनकी राज्यसभा की सीट्स भी ज़्यादा ही है। सेकंड पे महाराष्ट्र आता है, थर्ड पे तमिलनाडु आता है। कौन सा आता है? थर्ड पे तमिलनाडु आता है। चौथे पे बिहार और पश्चिम बंगाल आता है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों को समान 16-16 सीटें हैं। तो फर्स्ट पे कौन है? आपका प्रिय उत्तर प्रदेश, जिसकी सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं। राज्यसभा बनाम लोकसभा बहुत जरूरी और बहुत शानदार तुलना है जो सबको पता होना चाहिए। मेन क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए राज्यसभा अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। लोकसभा क्या है? अस्थायी है। कितने वर्षों पे समानता भंग हो जाता है? 5 वर्षों पे। न्यूनतम आयु सीमा बताइए, राज्यसभा कितना है? 30 वर्ष और लोकसभा कितना है? 25 वर्ष, 25 ईयर्स। प्रतिनिधित्व की बात है तो इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में, और लोकसभा में किसका होता है? भारत की जनता का प्रत्यक्ष रूप से। इसमें अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है, इसमें प्रत्यक्ष है।
धन विधेयक में दोनों की शक्तियाँ, ये भी आपने पढ़ लिया कि ये केवल 14 दिन तक रोक सकता है, और इसका तो सारा अधिकार ही है लोकसभा का, सारे का अधिकार लोकसभा के ही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। तो इन दोनों के बीच कंपेरिजन है, एक बार फिर से देख लीजिए। एक अस्थायी है, एक अस्थायी है, उसमें न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, लोकसभा में 25 है। उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें प्रत्यक्ष होता है। उसकी धन विधेयक की शक्ति केवल 14 दिनों की है, और इसकी तो एकाधिकारी है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। और देख लीजिए यूपी के हिसाब से कुछ देख लेते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। पहला कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने होते हैं? 31 सदस्य। यह भारत के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से होते हैं? उत्तर प्रदेश से। कितना? 31। प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो इसलिए वो प्रथम सभापति भी थे। प्रथम उप सभापति कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव 1952 से 56 तक रहे थे। विधेयक व्यापगत नियम, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित न किया हो, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता। यूपीपीसीएस से पूछ लिया है। देखिए होता क्या है कि जैसे राज्यसभा में कोई विधेयक है और वो लोकसभा में ना गया है ना लोकसभा से पारित हुआ है, और लोकसभा भंग हो गई, तो वो विधेयक भंग नहीं होगा। अगर कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है और राज्यसभा में आया है और लोकसभा का विघटन हो गया, तो वो विधेयक भंग हो जाएगी। और कौन सी विधेयक भंग होगी? कि अगर कोई विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है और लोकसभा में विचाराधीन है और लोकसभा भंग हो गया, तो भी वो विधेयक भंग हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 31 सीटें हैं। संविधान द्वारा अधिकतम संख्या कितना है? 250, जिसमें 238 निर्वाचित है और 12 मनोनीत है। 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है, 6 वर्षों का कार्यकाल है, और 14 दिन इनके पास धन विधेयक को पर विचार करने हेतु इनके पास शक्तियाँ हैं। तो ये था राज्यसभा। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसके PYQs देखेंगे अगली वीडियो में, और उसके बाद फिर ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपको पूरा यूपीपीसीएस का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस पॉलिटी ही है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी यूपीपीसीएस से रिलेटेड हर चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। इवन बीपीएससी वगैरह के भी कोर्स हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। हम लोग लगभग सारी पीसीएस के कोर्स लॉन्च करेंगे और बिल्कुल मुफ्त में ही आपको पढ़ाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना वीडियो को, और कमेंट कर लेना अगर कुछ डाउट हो या फिर कुछ चाहिए तो। बाकी इसकी पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम पर दिलवा दूंगा, और टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली PYQ की क्लास में।